वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अप्लाइड केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें जो फर्स्ट टॉपिक है चैप्टर में वो है हार्डनेस ऑफ वाटर, जिसको हम लोग बोलते हैं पानी की कठोरता, जल की कठोरता। इसका मतलब है जल की कठोरता को हम लोग किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम किस तरीके से जल की कठोरता को ज्ञात करते हैं, उसके लिए क्या विधि अपनाई जाती है, जिसमें आप देख रहे हैं EDTA मेथड लिखा हुआ है। ये एक विधि है जिसके द्वारा जल की कठोरता को ज्ञात किया जाता है। हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं आज के इस लेक्चर में कि जल की कठोरता का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो पहले आप समझिए कि अगर हम जल को कठोर बोल रहे हैं तो जल का मृदु, यहाँ देखिए सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। नॉर्मली जो पानी आप सभी जानते हैं कि जल में जो हर तरह के लवण, सॉल्ट को, मिनरल्स को डिज़ोल्व करने की क्षमता होती है। वह बहुत आसानी से हर तरह के मतलब सॉल्ट मतलब लवण बोली जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं, मिनरल्स होते हैं, आसानी से अपने में घुला लेता है। यही कारण है कि पानी में बहुत ज़्यादा लवण घुल जाने की वजह से, मिल जाने की वजह से पानी कठोर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे और जिसमें लवण की मात्रा कम होती है या ना के बराबर होती है, ऐसे जल को हम बोलते हैं मृदु जल। मृदु जल यानी सॉफ्ट वाटर। तो अगर हमको सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर में अंतर समझना है कि हमारे पास जो पानी है, जो हम पानी इस्तेमाल में ला रहे हैं, यूज़ में ला रहे हैं, क्या वो पानी हमारा सॉफ्ट है कि हार्ड है, तो उसको समझने के लिए आप घर में भी एक्सपेरिमेंट ये कर सकते हैं। आप देखिए सामने 2 फ्लास्क रखा हुआ है, दोनों में ही पानी रखा हुआ। ठीक है, दोनों में हमने क्या किया, साबुन को घोला है। साबुन सभी के घर में मिल जाता है, सोप। आप उसको क्या करें, जब पानी के साथ घुलाइए। अगर झाग निकल रहा है, जैसे आप देखिए पहले वाले बीकर में कितना सारा झाग बना, फेन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो अगर पानी में आपने साबुन को घोला और उसमें से झाग बन रहा है, तो आप ये समझ जाइए कि आपके पास जो जल मौजूद है वो सॉफ्ट है, यानी मृदु जल। इसको हिंदी में बोलते हैं मृदु जल, यानी ऐसा पानी जो कि साबुन के साथ झाग उत्पन्न करता है, ऐसे जल को हम बोलते हैं मृदु जल। ठीक है, और जो जल साबुन के साथ झाग नहीं देता, जैसे कि आप दूसरे वाले फ्लास्क में देख रहे होंगे, उस फ्लास्क में देखिए झाग नहीं बना है, बल्कि एक पानी जो है वो और मतलब उसका रंग ही परिवर्तित हो गया है और उसके अंदर जो भी मिनरल्स है वो नीचे बढ़ जाते हैं, मतलब एक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, अवक्षेप के रूप में नीचे जमा हो जाएंगे। तो अगर साबुन पानी के साथ घुलने के बाद झाग नहीं दे रहा बल्कि अवक्षेप बना रहा है, इसको स्कम बोलते हैं, तो आप समझ जाएं कि जो जल है वो है कठोर। यानी कठोर जल की परिभाषा क्या है कि कठोर जल ऐसा जल है जो कि साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता, झाग नहीं देता, ऐसे जल को हम कहेंगे कठोर जल। देखिए इंग्लिश वाले भी बच्चे समझ जाएं, सॉफ्ट वाटर प्रोड्यूस लेदर विथ सोप। लेदर मतलब यहाँ से झाग की हम बात करें कि साबुन के साथ जो झाग दे वो है सॉफ्ट वाटर यानी मृदु जल, और जो जल साबुन के साथ झाग ना दे वो कहलाएगा हार्ड वाटर यानी कठोर जल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप दोनों में अंतर भी देख लीजिए। तो जिसमें झाग बना है वो पानी सॉफ्ट है, और जो झाग नहीं जिसमें बना है वो आपका पानी हार्ड है। ठीक है, चलिए अब डेफिनेशन पे आते हैं कि परिभाषा क्या है। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो डेफिनेशन है द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर टू फॉर्म एन इनसॉल्युबल कर्ड विथ सोप इंस्टेड ऑफ लेदर। इन अदर वर्ड इट इज़ द सोप डिस्ट्रॉइंग प्रॉपर्टी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट, सल्फेट एंड क्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो जल की कठोरता को हम कैसे परिभाषित करेंगे, तो ये पानी की एक गुण है, प्रॉपर्टी है कि वो अगर साबुन के साथ झाग नहीं दे रहा बल्कि इनसॉल्युबल कर्ड यानी जो अवक्षेप की हम बात कर रहे हैं, जो कि इनसॉल्युबल यानी घुलन अवस्था में नहीं होता, वो पानी से अलग हो जाएगा। तो पानी का वो गुण जो साबुन के साथ झाग ना दे बल्कि अवक्षेप के रूप में दे, तो ऐसे जल को हम कठोर जल बोलेंगे। या दूसरे शब्दों में हम बात करें तो ये है साबुन की जो क्वालिटी है झाग देने की, उस प्रॉपर्टी को ख़त्म करता है। और ये क्यों ख़त्म हो जाती, क्योंकि पानी में बहुत सारे सॉल्ट मिले हुए हैं, लवण मिले हुए हैं। और वो किस प्रकार के सॉल्ट मौजूद हैं, बाइकार्बोनेट, सल्फेट एंड क्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। आप सभी जानते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम एक तत्व है। जब कैल्शियम, तो अब इसको ये किस फॉर्म में मिलेगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम क्लोराइड। अगर ऐसे लवण मौजूद है तो इसका मैं आपको फॉर्मूला लिख के बता देती हूँ, तो आपको समझना आसान हो जाएगा। तो अगर मैं बोल रही हूँ कैल्शियम बाइकार्बोनेट यानी हो जाएगा CaHCO3 होल द पावर 2।
तो ये फॉर्मूला किसका है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट का। अगर ये पानी में घुला हुआ है तो पानी को कठोर बनाएगा। उसी तरीके से अगर कैल्शियम सल्फेट मिला हुआ यानी CaSO4, ठीक है, अगर ये पानी में मौजूद है तो पानी को कठोर बनाएगा, या कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2, ठीक है। उसी तरीके से ये कैल्शियम का बाइकार्बोनेट हो गया, कैल्शियम का सल्फेट हो गया, कैल्शियम का क्लोराइड हो गया। ठीक उसी तरीके से मैग्नीशियम का भी बाइकार्बोनेट, सेम फॉर्मूला ऐसे ही रहेगा, बस यहाँ पे Mg हो जाएगा, ठीक है। कैल्शियम की जगह हो जाएगा मैग्नीशियम यानी Mg, और बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। उसी तरीके सल्फेट है तो यहाँ पे कैल्शियम की जगह हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट, और यहाँ कैल्शियम क्लोराइड की जगह हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। तो अगर ये सब लवण, ये सब क्या है? सॉल्ट के प्रकार हैं, अलग अलग तरह के सॉल्ट हैं। ये अगर पानी में घुल जाते तो पानी को कठोर बनाते हैं, और यही सब सॉल्ट के वजह से, लवण के वजह से पानी में जब हम साबुन को घोलते हैं तो पानी जो है वो झाग नहीं देता, बल्कि स्कम या अवक्षेप के रूप में अलग हो जाता है, ठीक है, वो पानी में घुलता नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब जल की कठोरता का मतलब क्या है। तो जल की कठोरता का मतलब है कि जल का वो गुण जो कि साबुन के साथ झाग नहीं देगा, बल्कि एक अवक्षेप के रूप में अघुलनशील तत्व उत्पन्न करता है, जिसको हम अवक्षेप बोलते हैं, कर्ड स्कम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, और ये जल की कठोरता किन किन कारणों से होती है? तो पानी में घुले हुए लवण के वजह से। और ये किसके लवण हो सकते हैं? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, सल्फेट या क्लोराइड। हिंदी में भी आप बच्चे पढ़ सकते हैं, वह जल जो साबुन के साथ कठिनाई से झाग देता है या नहीं देता, उस कठोर जल कहते हैं, ठीक है। जल की कठोरता उसमें उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट या नाइट्रेट आदि लवणों में घुले होने के कारण होता है। तो ये हो गई जल की कठोरता की परिभाषा, ठीक है। अब बात करते हैं कि कठोरता कुल कितने प्रकार की होती है। तो आपको बता दूं, जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है। एक होता है टेम्प्रोरी हार्डनेस और दूसरा होता है परमानेंट हार्डनेस। टेम्प्रोरी हार्डनेस को हम बोलते हैं अस्थाई कठोरता, और परमानेंट हार्डनेस को हम हिंदी में बोलते हैं स्थायी कठोरता। इसको मैं इंग्लिश में भी लिख देती हूँ, या इंग्लिश में ऑलरेडी यहाँ पे हिंदी में लिख देती हूँ, ठीक है। तो टेम्प्रोरी को हम लिखते हैं अस्थाई, ठीक है, अस्थायी कठोरता। ठीक, ये हो गया टेम्प्रोरी हार्डनेस की हिंदी। और परमानेंट को हम बोलते हैं अस्थाई कठोरता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जल की कठोरता कितने प्रकार की हो गई? 2 प्रकार की, अस्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टेम्प्रोरी हार्डनेस या कार्बोनेट हार्डनेस। तो ये अस्थायी कठोरता असल में कार्बोनेट के वजह से होती है, इस वजह से हम इसको कार्बोनेट हार्डनेस भी बोलते हैं। और परमानेंट हार्डनेस जिसको स्थायी कठोरता बोलते हैं, और इसको नॉन कार्बोनेट हार्डनेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें दूसरे कार्बोनेट छोड़कर, यानी सल्फेट हो गया, क्लोराइड हो गया, नाइट्रेट हो गया, ऐसे लवण जब पानी में घुलते हैं तो पानी को परमानेंट हार्ड बनाते हैं। अब ये दोनों में अंतर क्या है? तो आप लोग अच्छे से इस चीज़ को समझ लें कि टेम्प्रोरी हार्डनेस या अस्थायी कठोरता वो है जो कि पानी को बॉयल करने से, उबालने से जो कठोरता दूर हो जाए। फिर से समझ लीजिए स्टूडेंट्स, जल को उबालने से जो कठोरता दूर हो जाए, ख़त्म हो जाए, ऐसी कठोरता को हम बोलेंगे अस्थायी कठोरता। मतलब द हार्डनेस विच रिमूव्ड बाय बॉइलिंग ऑफ वाटर ऑफ, मतलब अगर हम पानी को उबाल दें तो जो कठोरता ख़त्म हो जाती है वो कहलाती है टेम्प्रोरी हार्डनेस और कार्बोनेट हार्डनेस। और द हार्डनेस विच डज नॉट रिमूव बाय बॉइलिंग ऑफ वाटर इज़ कॉल्ड परमानेंट हार्डनेस, यानी पानी की या जल की वो कठोरता जो उबालने से भी दूर ना हो, ऐसी कठोरता को हम स्थायी कठोरता कहते हैं। ठीक है, अब ये समझ लीजिए कि टेम्पोररी हार्डनेस किन लवणों से होती है। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम
के बाइकार्बोनेट्स, अगर मतलब जैसे मैं लिख दे रही हूँ आपको कौन कौन से सॉल्ट अगर पानी में है तो पानी को वो अस्थायी रूप से कठोर बनाएंगे। मैं फॉर्मूला लिखती चली जाती हूँ, अब देखेंगे, आप भी नोट डाउन कर लेंगे। कैल्शियम बाइकार्बोनेट होल दी पावर 2, ठीक है। उसी तरीके से मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होल 2, ठीक है। तो ये दोनों मौजूद रहें और उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और मैग्नीशियम CO3। स्टूडेंट्स आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो ये 4 लवण अगर पानी में घुले हुए हैं, सॉल्ट अगर डिज़ोल्व फॉर्म में है पानी में, तो पानी को टेम्प्रोरी हार्ड बनाएंगे। कहने का मतलब अगर हम पानी को गर्म करेंगे, बॉयल करेंगे, उबालेंगे, तो ये सारी की सारी कठोरता पानी से अलग होकर नीचे सेट बैठ जाएगी और छः के रूप में जमा हो जाएगी, यानी पानी से अलग हो जाएगी। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं टेम्प्रोरी हार्डनेस, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग परमानेंट हार्डनेस। तो उसमें देखिए कौन कौन से कंपाउंड्स रहेंगे, कौन कौन से लवण रहेंगे। यहाँ पे सबका नाम लिखा, मैं सबका फॉर्मूला लिख देती हूँ, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट, यानी हम बात कर रहे हैं CaSO4 के बारे में, ठीक है। इसको जो कैल्शियम सल्फेट यहाँ पे लिखा हुआ है उसका मैं फॉर्मूला लिख दे रही हूँ। उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट है, यानी MgSO4, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम नाइट्रेट लिखा है, यानी CaNO3। पे होल 2। उसके बाद कैल्शियम मैग्नीशियम का क्लोराइड, यानी CaCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2। तो ये जो कंपाउंड या सॉल्ट या लवण हम जिसको बोल रहे हैं, ये अगर पानी में घुलते हैं तो पानी को परमानेंटली हार्ड बनाते हैं, यानी कि पानी को अगर हम बॉयल भी करेंगे तो ये रिमूव नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। होपफुली आपको समझ में आ गया कि हार्डनेस को हम कितने भागों में बांटते हैं और उनमें अंतर क्या है और उसमें कौन कौन से लवण मिले होते हैं। कभी कभी एग्जाम में उनके अंतर भी आते हैं, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। अब ये अस्थायी कठोरता को हम क्यों बोल रहे हैं, कि देखिए जब हम पानी को गर्म करते हैं तो ऐसा होता क्या है, वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, वाटर में और कैल्शियम कार्बोनेट में, और ये जो सॉलिड ये नीचे जमा हो जाता है। तो इस तरीके से कठोरता अलग हो गई। उसी तरीके से अगर हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट जिसमें मिला हुआ है, अगर उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम को डाल दें तो भी वो कठोरता नीचे बैठ जाती है और पानी अलग हो जाता है, ठीक है। तो अब ये जो चीज़ मैं आपको वहाँ स्लाइड से समझा रही थी यहीं पे है। अस्थायी कठोरता, इसको टेम्प्रोरी हार्डनेस बोलते हैं, और अस्थायी ये जल में उपस्थित कैल्शियम तथा मैग्नीशियम सल्फेट, नाइट्रेट तथा क्लोराइड लवणों के कारण होती है। स्थायी कठोरता उबालने से या चूना डालने से दूर नहीं होता। इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, दोनों में यही अंतर है कि देखिए यहाँ पे इसमें हम लाइम डाला, चूना डाला तो ये अलग हो गया, पर इसमें हम लाइम भी डालें या पानी को उबालें तो भी वो कठोरता दूर नहीं होती, इसलिए इसको हम लोग परमानेंट हार्डनेस बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक कैटेगरी दी हुई है कि हम पानी में कुल कितनी मात्रा में सॉल्ट या लवण मौजूद हो, तो हम उसको बोलेंगे कि पानी हमारा मृदु है कि सॉफ्ट हार्ड है कि वेरी हार्ड है। तो 4 कैटेगरी में देखिए विभाजित किया गया है। तो हम हार्डनेस इन mg, देखिए अलग अलग यूनिट है मापने की। जैसे आप सभी जानते हैं कि हर चीज़ को मापने की इकाई दी गई है। जैसे कि हम लोग अगर किसी चीज़ को वज़न करना है तो हम लोग kg, ग्राम इस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। किसी चीज़ की लंबाई को नापनी है तो हम लोग इंच, फीट या मीटर, सेंटीमीटर या किलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं लंबाई को नापने के लिए, ठीक है। उसी तरीके से पानी के भी हार्डनेस को मापने की इकाई है। तो वो कौन कौन सी है, देखिए स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है mg पर लीटर, यानी 1 लीटर पानी में कितना मिलीग्राम सॉल्ट घुला हुआ है वो एक इकाई है। एक है मिली मोल पर लीटर, यानी 1 लीटर में कितना मिली मोल सॉल्ट मौजूद है पानी के अंदर। हम इस तरीके से भी पानी को की कठोरता को नापने के लिए इस इकाई का भी इस्तेमाल करते हैं। पर आपको बता दूं सबसे ज़्यादा मतलब उपयोग में लाई जाने वाली जो इकाई है जिसको ज़्यादा लोग मतलब यूज़ करते हैं वो है आपका mg पर लीटर, ठीक है। ये वाली यूनिट, दिस वन mg पर लीटर। तो इसको कैटेगराइज कैसे किया गया है कि अगर पानी में 0 से लेकर 60 मिलीग्राम पर लीटर अगर लवण मौजूद है तो हम ये कहेंगे कि पानी कठोर नहीं है बल्कि सॉफ्ट है,
उसको हम लोग बोलेंगे मृदु जल। और अगर उसमें 61 से 120 मिलीग्राम मौजूद है 1 लीटर पानी में, तो हम उसको मॉडरेटली हार्ड बोलेंगे, मतलब ना वो सॉफ्ट है ना वो हार्ड है, बीच पानी की जो कैटेगरी वो इसमें कहलाएगी। उसके बाद अगर 121 से 180 के बीच में है, यानी 121 से लेकर 180 मिलीग्राम अगर सॉल्ट मौजूद है पानी में, तो हम कहेंगे पानी कठोर हो गया, यानी हार्ड है। देखिए आप कैटेगरी देख रहे हैं, यानी हार्ड हो गया। और वेरी हार्ड यानी बहुत ज़्यादा कठोर हम कब मानेंगे, जब पानी में 181 यानी 181 मिलीग्राम से ज़्यादा लवण अगर पानी में 1 लीटर पानी में अगर मौजूद है, तो वो पानी बहुत ज़्यादा कठोर की कैटेगरी या श्रेणी में आ जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम पानी को विभाजित करते हैं अलग अलग श्रेणी में कि पानी की कठोरता कितनी है, कितनी मात्रा में होने से हम पानी को हम मृदु जल का नाम देंगे या कठोर जल का। ठीक है, अब आते हैं कि पानी अगर कठोर यानी पानी में अगर सॉल्ट मिला हुआ है तो उससे दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, उसको डिसएडवांटेज क्या है। अगर पानी अगर ज़्यादा कठोर है तो हम उसको किस तरीके से लेंगे कि हाँ पानी कठोर है तो उसमें क्या बुराई हो गई। पानी में सॉल्ट मिलना, अगर हम हेल्थ की नज़रिए से बात करें तो आपको बता दूं, पानी में अगर सॉल्ट मिला हुआ है तो हमारे हेल्थ के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वैसे लवण हमारे शरीर में जो मिनरल्स की जो कम है उसकी पूर्ति करते हैं, साथ ही साथ हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ठीक है, पर अगर हम उसको इंडस्ट्रियल कल कारखानों में या घर डेली पर्पस के नज़रिए से देखें तो पानी में अगर ज़्यादा हार्ड है, पानी अगर ज़्यादा लवण मिला है तो उसकी कुछ मतलब कमियां हैं। पहला तो कंज्यूम मोर सोप एंड डिटर्जेंट, फाइनेंशियल लॉस, यानी कि अगर आप कठोर जल का इस्तेमाल करें तो आपका साबुन और जो सर्फ आप डेली लाइफ में क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं, सफाई के लिए जो आप यूज़ करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा साबुन खर्च होगा, बहुत ज़्यादा सर्फ या डिटर्जेंट का आप इस्तेमाल करेंगे। तो अगर फाइनेंशियली देखें तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा साबुन खरीदने में के और सर्फ, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप यूज़ करेंगे आप, क्योंकि बहुत खपत होगा। दूसरा है कि व्हेन वाटर बॉइल्ड कार्बन प्रेसिपिटेटेड डिपोजिट बॉयलर रिक्वायर मोर एनर्जी फॉर हीटिंग, इंडस्ट्रियल लॉस एंड बॉयलर एफिशिएंसी। दूसरी चीज़, आप सभी के घर में क्या होता होगा, एक अलग से पात्र रखा जाता होगा पानी को गर्म करने के लिए। आपने ये चीज़ देखा होगा कि एक ही पात्र में पानी को बार बार गर्म करने से वो पात्र बिल्कुल ख़राब हो जाता है, क्योंकि जो टेम्प्रोरी जो हार्डनेस होती है, जो कार्बोनेट होते हैं, वो पानी गर्म होने के बाद अलग हो जाते हैं और वो नीचे बैठकर एक अवक्षेप बनाकर एक ऐसा स्केल या स्लज बना देते हैं जो कि बर्तन को दूसरे मतलब उपयोग में लाने योग्य वो नहीं रहता। इसी तरीके से थर्मल पावर प्लांट या इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पर पानी को बॉयलर में एक बड़े बड़े पात्र में जहाँ पानी गर्म किया जाता है, वहाँ पे भी बॉयलर में यही दिक्कत आती है। उसके पूरे नीचे में वो टेम्प्रोरी हार्डनेस के जो लवण है वो जमा हो जाते हैं, उससे बहुत ज़्यादा वो बर्तन क्या है, वो बॉयलर मोटा हो जाता है, तो आपको बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ती है ताकि वो पानी गर्म हो सके। तो इससे जो बॉयलर की एफिशिएंसी है वो कम नहीं होने लगती है, तो आपको अत्यधिक पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं, ऊर्जा भी देनी पड़ती है, तब जाके बॉयलर के अंदर पानी को हम गर्म कर पाते हैं। और घरों में हम बात करें तो ऐसे पात्र को आप दूसरे कामों में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, और कुछ समय के बाद वो पात्र मतलब प्रयोग में लाने योग्य भी नहीं रहता। ठीक है, उसके बाद शॉर्टन द लाइफ ऑफ क्लॉथ फैब्रिक। और अगर आप कंटिन्यूसली हार्ड वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं कपड़ा धोने के लिए, तो कपड़े की जो लाइफ है वो कम हो जाती, क्योंकि वो उसमें इतना लवण होने की वजह से वो जो रेशे हैं, कपड़ों के जो रेशे हैं, उसको वो ख़राब कर देता है। ठीक है, नॉट सूटेड फॉर वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेस। अगर पानी बहुत ज़्यादा खारा है, उसमें बहुत ज़्यादा नमक मिला है, तो बहुत सारी मशीनों में ऐसे पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि आपने देखा होगा कि घरों में नलों पे भी कभी कभी वो जो नल होते हैं वो जंग होने लगते हैं, ख़राब होने लगते हैं, और जहाँ पे जो लोहे की जो पाइप होती है वो बहुत जल्दी से उसमें जंग होने लग जाता है, ख़राब होने लग जाता है। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि पानी में बहुत सारे सॉल्ट या लवण मिले हुए हैं, जो कि हम पाइप या नल उसको ख़राब करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए लिखा भी है शॉर्ट एंड लाइफ स्पैन ऑफ पाइप। आप देखिए पाइप कैसे ख़राब हो रहा है। आपके घरों में अपने नलों को भी देखा होगा कि घर में जहाँ जहाँ पे उन्होंने अपने मेटल्स या लोहे के जो नल लगाए हैं, तो कुछ समय के बाद उसके ऊपर का उसका रंग ख़राब होने लगता है, कुछ समय के बाद वो कमज़ोर पड़ने लगता है, जंग लगने लगता है, और आपको फिर कुछ समय के बाद वो नल की वो रिप्लेस करना पड़ता है, हटाना पड़ जाता है। अगर पानी अगर आपका सॉफ्ट होगा, मृदु जल होगा, तो आपको इस तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, अब जैसे हम इफेक्ट ऑन हार्ड वाटर का
बात कर लें, या जो चीज़ मैं आपको इंग्लिश में समझा रही थी वही चीज़ यहाँ हिंदी पे लिखा है, तो जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम वाले इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। हेल्थ की अगर बात करें तो जैसे मैंने बोला, स्वास्थ्य पर इस पानी का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि ये और अच्छा होता है। हमारा जो अपचय परेशानी यानी डाइजेस्टिव रिलेटेड जो दिक्कतें आती है उसको वो दूर करता है। पानी में जो मिनरल्स की जो कमी होती है उसको पूरा करता है। पर रोज़मर्रा के काम क्रियाकलाप बाधित होते हैं, साथ ही साथ कल कारखानों में या बॉयलर में जब पानी का हार्ड वाटर का पानी इस्तेमाल किया जाता है तो बहुत सारी दिक्कतें या कठिनाई आती है, जिसके बारे में ना ऑलरेडी आपसे बात कर ली है। पेड़ पौधों की बात करें तो कठोर जल पौधों के लिए भी अनुपयुक्त होता है। पत्तों में यदि यह पानी पड़ जाता है तो उससे छिद्र बंद हो जाते हैं, पत्ते आधे हरे आधे सूखे से लगते हैं और धीरे धीरे झड़ जाते हैं। तो अगर कठोर जल की हम बात करें तो पेड़ के लिए भी ये नुकसानदायक है, क्योंकि वो क्या करता है, इसके जो पत्ते हैं उस पर उसके छिद्र को बंद कर देता है। तो जो छिद्र अगर बंद हो जाए तो स्टोमाटा खुलेगा नहीं, उसको प्रॉपर वे में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मिलनी चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए वो नहीं मिल पाता, और कुल मिला के पत्ते सूखने लगते हैं और फाइनली झड़ जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं इकाई के बारे में, मेजरमेंट के बारे में। तो मैंने जैसे बोला कि पानी को मापने की बहुत सारी इकाई दी गई है, जिसमें एक है देखिए मिली इक्विवेलेंट पर लीटर या mg पर लीटर, जिसके बारे में भी हम लोग बात कर रहे थे। और वो जो मैं टेबल्स आपको बताई थी वो स्क्रीन पे देखिए, 0 से 60, 60 से 20, 1 से 20 को हम कैसे कैटेगराइज करते हैं आपको वो दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक मशीन दी गई है, इसी उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है पानी की कठोरता को डिजिटली नापने के लिए, मशीनों मतलब के द्वारा कि हम कैसे एक उपकरण का इस्तेमाल करके पानी की कठोरता को मापते हैं। पर आपको सिलेबस में एक मैनुअल विधि पढ़नी है, EDTA विधि, मतलब उसमें हम रसायन का इस्तेमाल करेंगे, एक रिएजेंट का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम पानी की कठोरता को ज्ञात कर सकें। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।